उधर है साहब। सर, सुबह दूध वाले ने लाश दिखी थी। पुलिस में थे सब इंस्पेक्टर राम नाइक। 4 साल पहले हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। लालबाग में इनका घर है, बीवी है, बच्चे नहीं है। सर, गला घोटने से मौत हुई है। शायद चोरी के इरादे से मारा गया होगा। चोरी का इरादा नहीं था उनका। घड़ी, वॉलेट, अंगूठियां सब है। जिस किसी ने भी इसको मारा है वो इसे लूटने नहीं आया था। श्री, कुछ और मिला? यस सर, पास ही में एक पान वाला है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो 9:30 बजे करीब उस गली में घुस गया था। और उस आदमी को याद रखते हो जो उस गली में घुसता है? नहीं मैडम, उसने हमसे रास्ता पूछा था ना, इसीलिए। फिर पहले मैडम वो गया, फिर उसके पीछे पीछे दूसरा आदमी, काली शर्ट पहना था और वो वहां खड़ा था। थोड़ा टाइम बीता, 15 से 20 मिनट, फिर चेहरा याद है उसका? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा याद है। श्री, इसके चार्टे से मिलवाओ इसको। ओके सर। राम नाइक के घर में अभी कौन है? इस पुलिस की नौकरी में अगर मेरे लिए कोई मुश्किल क्षण है तो वो ये है जब मैं किसी से जाके ये कहता हूं कि इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं रहा। आयशा। यस सर। मैम, संभालिए अपने आप को। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम कर रहे थे? कभी कभी निजी रूप से किसी के लिए तहकीकात कर लेते थे। प्राइवेट डिटेक्टिव? जी, इसी से खर्चा चलता था। वो भी बंद हो गया था। 2 महीने से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी महीने से वापस काम पर जाने लगे थे। खुश थे। परसों ही बोल रहे थे, गीता, हमें इस बार छुट्टियों में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचते हुए भी अजीब लगता था, हम लोग और मालदीव, मतलब विदेश जाएंगे, वो भी छुट्टियों के लिए। ऐसे तहकीकात किस चीज की कर रहे थे? मैं क्या जानूं, उनके कंप्यूटर से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उनका कंप्यूटर कहाँ है? उनके पास ही तो था, आपको नहीं मिला? लैपटॉप? नहीं, हमें उनके पास से कुछ भी नहीं मिला। कोई और तरीका है जिसके जरिए हमें पता चल सके कि वो कौन से केस पे काम कर रहे थे? वहाँ उनके काम करने का कमरा है, वहीं से आपको कुछ मिले।
चीजों का मिलना मुश्किल है सर। आधी चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, सतरंगी पत्थरों की पिक्चर। हर चीज का मतलब होता है हिस्ट्री। सतरंगी पत्थर का मतलब यह है कि इस पत्थर पे पेट्रोल छिड़का गया है, जिसकी वजह से धूप में ये सतरंगी दिखता है। और इस बोर्ड पे ध्यान से देखो, 2 केसेस का ब्यौरा है। पहला केस ये किसी इंश्योरेंस प्रीमियम का है। ये आईएलआई एक इंश्योरेंस कंपनी है ना श्री? हाँ सर, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब राम नायक किसी राजदीप बवेजा के इंश्योरेंस क्लेम का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ, और दूसरा केस है रोमिला शर्मा का। 2 नाम और भी हैं, रजत शंकर जो रोमिला से जुड़ा हुआ है और स्वरूप शंकर। नाम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, शंकर्स शहर के नामी बिजनेस परिवार। अरे वाह, पेज में फोटो भी छपी है सर। रजत की सगाई हुई है, किसके साथ? 1 मिनट। रोमिला शर्मा से, राइट सर। होने वाली बहू का बैकग्राउंड चेक करना आजकल एक आम बात हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि रिश्तों की बुनियाद आजकल भरोसे से पहले शक पे खड़ी की जाती है। इसके अलावा हमारे काम का यहाँ और कुछ नहीं है। लेट्स गो। राम नायक का मार्केट में कुछ खास रेपुटेशन नहीं था। बढ़ती उम्र और सेहत खराब रहने की वजह से छोटा मोटा काम ही करता था। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए कोई उसे कत्ल क्यों करेगा? ये हो सकता है उसे कोई ऐसी बात पता चल गई हो जो किसी और के लिए बहुत बड़ी थी। सर, आर्टिस्ट ने लड़के का स्केच भेजा, ये देखिए। सारे पुलिस स्टेशन में ये स्केच भेजो और उनसे कहो इसके बारे में पता करें। श्री, मुझे भी भेज देना प्लीज। सर, मेरा भी नेटवर्क है और इतना छोटा मोटा भी नहीं है। आयशा को भी भेज दो, हम लीड्स को फॉलो करते हैं। छोटू, सब साथ जा रहे क्या? नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा के हर क्लेम के लिए तहकीकात करनी जरूरी होती है। बीमार पड़ने से पहले राम नायक जी ऐसे ही केस हैंडल किया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऑलरेडी ये केस है और किसी पुराने केस के सिलसिले में उन्हें कोर्ट में गवाही देने जाना पड़ता है। कोर्ट केस? क्या आपको पता है वो कौन से कोर्ट केस की बात कर रहे थे? जी नहीं। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने ये केस ले लिया। मैंने ही जोर दिया था। दरअसल राजदीप बवेजा जी को मैं बहुत अरसे से जानता था। तहकीकात जल्दी करवा के मैं उनके परिवार वालों को ये पैसा दिलवाना चाहता था। कैसे हुई थी मौत उनकी? रोड एक्सीडेंट। उम्र भी हो गई थी उनकी। उस दिन नासिक के लिए खुद ही ड्राइव करके निकल पड़े। अचानक खाई में उनकी गाड़ी गिर गई और गाड़ी ने आग पकड़ ली। पूरा शरीर जल गया था उनका। तो राम नायक की मौत के बाद आपने कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर नहीं रखा इस केस पे? जी नहीं, क्योंकि राम नायक जी अपनी रिपोर्ट दे के गए थे। कब? कल सुबह उन्होंने मुझे ईमेल किया था। मिस्टर त्रिवेदी, मुझे इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए और उस आदमी का नाम और पता जिसे उस इंश्योरेंस के सारे पैसे मिलेंगे। श्योर। एक दरवाजा तो बंद हो गया। उसके कत्ल के पहले ही वो एक केस की रिपोर्ट दे चुका था। लेकिन आखिर यशेष ने राम नायक को इतना बड़ा केस दिया क्यों? हो सकता है यशेष अपने दोस्त का केस जल्दी खत्म करना चाहता हो। राजदीप बवेजा की बेटी शिखा गुप्ता, जिसे इंश्योरेंस के पैसे मिले, उसे मिलना चाहिए एक बार। और वो कोर्ट केस जिसमें राम गवाह था, वो भी तो उसकी मौत की वजह हो सकती है। मैं शिखा गुप्ता से मिल लेता। और मैं कोर्ट केस के बारे में पता करती हूँ। लेट्स गो। आपने राम नायक को रोमिला शर्मा का पता लगाने के लिए कहा था। देखिए, ये हमारे घर का मामला है। रोमिला हमारे घर की बहू बनने वाली है। क्योंकि पागल हो चुका है हमारा बेटा उस चुड़ैल के प्यार में।
सुनंदा प्लीज। क्या सुनंदा? क्यों चुप रहूं मैं? बताइए ना आप। और क्या पता उस डिटेक्टिव की मौत में भी इस चुड़ैल का हाथ हो। और वैसे भी जब से ये हमारी जिंदगी में आई है सब कुछ गलत ही तो हो रहा है। देखिए ना आप जगह की फोटोग्राफ्स, कितनी धूमधाम से हमने सब कुछ अरेंज किया था। मेरा बेटा हॉवर्ड से पढ़ा हुआ है, लेकिन उस चुड़ैल के प्यार में इस कदर डूबा हुआ है कि वो बिजनेस के डिसीजन उससे पूछ कर लेता है। वो औरत जिसे हम जानते तक नहीं है उससे पूछकर। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारे बेटे की लाइफ में अभी 2-4 महीने से ही तो आई है। कि पहले का हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते ना। इसीलिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर लगाना पड़ा था। राम नायक हमारे लिए पहले भी कुछ काम कर चुका था जब हम काम के लिए लोग ढूंढ रहे थे। उसने इस केस की रिपोर्ट दी थी आपको? नो। एक आखिरी सवाल, रोमिला शर्मा का पता? वो इस सेकेंड होम नाम के गर्ल्स हॉस्टल में रहती है वो, और क्या महलों में रहेगी वो। थैंक यू। रोमिला के राम नायक को मरवाने के लिए उसे पता होना चाहिए था कि राम नायक उसके पीछे, लेकिन मिस्टर शंकर के हिसाब से उन्होंने तो इस बात को सीक्रेट रखा। तुम्हें लगता है ये बात सीक्रेट रही होगी? इनकी बीबी का गला गला नहीं, लाउड स्पीकर है। ठीक के पूरे मोहल्ले को बता चुकी होंगी अब तक। तुम एक काम करो, रोमिला के हॉस्टल जाओ, वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और रोमिला इनकी बातों के हिसाब से मुझे एक शार्प लड़की लगती है। ओके सर। जी हाँ, अगर कुछ और पूछना होगा तो मैं दोबारा फोन करूंगी। थैंक यू सो मच। राम नायक का कोर्ट केस किसी कार की चोरी का था, वो भी 8 साल पुराना। कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन एक और बात है। उस दिन एक और पुलिस वाले ने भी गवाही दी थी राम के साथ, सुभाष शिंदे। राम के साथ उसी के पुलिस स्टेशन में था। उसका पता है। अरे 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 हीरो कहाँ चला आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा? लड़कियों का हॉस्टल है। दिख रहा है, लेकिन कुछ जरूरी काम है। अरे वही घिसा हुआ रिकॉर्ड तू भी बजा रहा है। चल भाग यहाँ से। ETF। अब ये कौन सा नया नाटक है? तेरे जैसे स्कूल के बच्चे भी भर्ती हो गए ETF में। कौन स्कूल का बच्चा? अच्छा चल कॉलेज का। अब भाग यहाँ से। और भी बहुत काम है मेरे को, तेरे जैसे पता नहीं कितने आते रहते हैं। मैं यही करता रहूं क्या? और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इस गधे को लग रहा है कि ID कार्ड नकली है। मुझे एक केस के बारे में यहाँ पे पूछताछ करनी है। अभी आप भी मुझे रोकेंगे तो मुझे वारंट निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आइए मेरे साथ, मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छा। उनके नौकरी छोड़ने के बाद से मेरा उनसे मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। आखिरी बार मैंने राम को कोर्ट में देखा करीब 2 हफ्ता पहले। उस दिन क्या बात हुई थी आपकी? बात हुई कहाँ, इतनी भीड़ थी कोर्ट में, बस हमने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाए। उनका काम पहले खत्म हो गया और वे अपने असिस्टेंट के साथ निकल गए। असिस्टेंट? हाँ, एक आदमी था उनके साथ। आपको कैसे पता कि वो उसका असिस्टेंट था? तो और कौन होगा, वो दोनों साथ में ही आए थे, कोर्ट में भी आसपास खड़े थे, बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। राम ने उसकी बोतल से पानी लेकर भी पिया था और फिर दोनों साथ में चले भी गए। हेलो मिस्टर नायक, ACP अर्जुन बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर नायक का कोई भी असिस्टेंट या सेक्रेटरी था? Are you sure कि मिस्टर नायक का कोई भी असिस्टेंट या सेक्रेटरी नहीं था? ओके, थैंक यू। आयशा, पान वाले ने जो स्केच बनवाया था, क्या उसकी तस्वीर अभी भी तुम्हारे फोन में है? यस सर। यही वो लड़का था? हाँ, यही तो था। थैंक यू। कमाल का इंट्यूशन था। क्या?
यही अंदाजा लगाना कि जिस आदमी को सुभाष ने देखा था वही कल रात भी रहा होगा। इसका मतलब वो काफी टाइम से राम के पीछे था। इंटरेस्टिंग। उसका मोटिव सिर्फ कत्ल नहीं हो सकता। राम नायक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसका खून हो जाता है। वो 2 केसेस पे काम कर रहा था। हो सकता है इन केसेस पे काम करते हुए उसे कुछ ऐसी बातों का पता चला हो जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। अपने पहले केस की रिपोर्ट वो दे चुका है, मिस्टर बावेजा नाम के क्लाइंट के एक्सीडेंट की रिपोर्ट, जो उसे ILI इंश्योरेंस कंपनी को देनी थी। उसका दूसरा केस था मशहूर बिजनेसमैन शंकर की होने वाली बहू रोमिला के बारे में सब कुछ पता करना, जिसकी रिपोर्ट उसने अभी तक नहीं दी थी। उसका लैपटॉप गायब है और उसके घर से भी हमें उस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। रोमिला शर्मा कल रात को हॉस्टल में थी, लेकिन उस रजिस्टर से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। रोमिला शर्मा महीने में 3-4 बार रात भर हॉस्टल से बाहर रहती है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाती हो। मिस्टर शंकर के हिसाब से रोमिला की कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है, और मिस्टर स्वरूप शंकर को उनमें से 2 तारीखें अच्छी तरह से याद है, और वो दोनों दिन उनके बेटा घर पे ही था। तो फिर ये रोमिला कहाँ थी? और किसके साथ? इसी बीच में मैं शिखा गुप्ता से मिला, राजदीप बवेजा की बेटी, जिसे इंश्योरेंस का सारा पैसा मिला है। वो उन्हीं की बिल्डिंग में एक दूसरे फ्लैट में अपने पति कुणाल गुप्ता के साथ रहती। पापा गौतम सिंह से मिलने नासिक जा रहे थे और निकलने से पहले मुझसे फोन पर बात हुई थी। पापा पता नहीं क्यों उससे मिलने जा रहे थे। वो तो एक पैसा भी नहीं देने वाला था। कम से कम एक बार मुझे बता के तो जाते। संभालो अपने आप को शिखा। मुझे तो पता है पापा कितने ज्यादा स्ट्रेस थे। अच्छा ये बताइए, आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, मैं भी सुबह के 3 बजे तक ऑफिस में ही थी। एक्चुअली शिखा अपने पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही थी। पापा मुझे बीच में ही छोड़ के चले गए। मिस्टर बवेजा के बिजनेस का बुरा हाल है, कई जगह से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश में लगे थे। और शिखा का हस्बैंड कुणाल, वो कितना इन्वॉल्व था बिजनेस में? ज्यादा नहीं, वो किसी IT फर्म में काम करता है। शाम को 6:30 बजे आ गया था और शिखा देर तक ऑफिस में ही थी। तो फिर बवेजा का किस्सा साफ है। इतना साफ नहीं है राठौड़। राम नायक ने जो फाइल इंश्योरेंस कंपनी को दी थी, वो कहने को तो एक आम इन्वेस्टिगेशन फाइल थी, लेकिन गड़बड़ इस फाइल के अंदर है। कंप्यूटर पे इंग्लिश लिखते वक्त कुछ शब्दों को 2 तरीके से, यानी US और UK के सिस्टम से स्पेल किया जा सकता है। जैसे कि UK यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में S लिखा जाता है, और US यानी अमेरिकन इंग्लिश में S की जगह Z वर्ड लिखा जाता है। मानो जैसे 2 अलग अलग लोगों ने ये लिखा हो। और खास बात यह है कि ये स्पेलिंग रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में बदलती है, जहां मौत का कारण बताया गया। इसका मतलब राम नाइक के अलावा किसी और ने भी मौत का कारण बदल कर लिखा है। उसकी मौत से फायदा तो शिखा को हुआ है। उसे बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, और ये प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी के पैसों ने सॉल्व कर दी है। सब कुछ चेक करना होगा, अकाउंट डिटेल्स, फोन नंबर, सब कुछ। इस गौतम सिंह का नंबर भी चाहिए मुझे। राइट साहब, आज रात तक। चार वेबसाइट, 5 पासवर्ड, एक्ट एंड क्राफ्ट, सब कुछ कर दिया एक रात में। हाँ, मजाक थोड़े है। वो भी वो। गुड जॉब श्री। गौतम सिंह से शुरू करते हैं।
सर नासिक का सेठ है, छोटे मोटे बिजनेसेस में पैसा लगाता है। फोन लगाओ उसे। पिकअप है सर। हेलो हेलो, मिस्टर गौतम सिंह, श्रीकांत सेन बोल रहा हूँ, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। इमरजेंसी टास्क फोर्स? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? हमें राजदीप बावेजा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। बावेजा? लेकिन वो तो कब का इस दुनिया से मर चुके हैं, पता है। नासिक के रास्ते में उनकी मौत हो चुकी थी जब वो आपसे पैसा लेने आ रहे थे। मुझसे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं तो उस वक्त इंडिया में था ही नहीं, एक बिजनेस डील के लिए टर्की गया था। टर्की? जी हाँ, आप चाहे तो मेरे टर्की के होटल ला ग्रैंड से पता कर सकते हैं या फिर मेरे क्लाइंट से पूछ सकते हैं। तो आपने उसे फोन नहीं किया था? अरे मैं उन्हें क्यों फोन करूंगा, मैं तो उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं उनके चौपट में बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करूंगा, इसलिए मैंने उनका फोन लेना ही बंद कर दिया था। ओके, थैंक यू। हो सकता है कि बवेजा को पता ही ना हो कि गौतम देश से बाहर है और वो उसे मिलने चला गया हो। मुझे पता था। फोन रिकॉर्ड्स देखो। मौत की सुबह की आईएसडी कॉल, कंट्री कोड 0090। टर्की का कोड? एग्जैक्टली। इसका मतलब उसने गौतम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, शायद ही किसी होटल का नंबर। तो इसका मतलब उन्होंने अपने दामाद से झूठ बोला। पता करना होगा। जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी कहाँ है? इंश्योरेंस रिपोर्ट में लिखा है कि शायद किसी दूसरे गाड़ी ने पीछे से आके धक्का मारा और ये फिसल के ढलान से गिर गया। इम्पॉसिबल। इस गाड़ी के पीछे इतना डेंट है ही नहीं। अगर किसी गाड़ी ने इतनी जोर से मारा होता कि गाड़ी ढलान पे से फिसल जाए, उसके पीछे से कहीं ज्यादा डेंट्स होते, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट में एक और संभावना लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी का टायर स्किड हो गया। इस मौसम में जब रोड सूखी रहती है, बरसात होती तो इस बात पे यकीन किया भी जा सकता था। जहाँ हादसा हुआ हमें वहां जाना होगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अजीब बात है, यहाँ के रोड इतने घुमावदार हैं कि कार बहुत संभल के धीरे से चलानी पड़ती है। अगर मिस्टर बावेजा फुल स्पीड भी आ रहे होते ना, तो इससे बहुत पहले उनकी कार स्किड हो चुकी होती। वहाँ पे तो बोर्ड भी लिखा था, डेंजरस टर्न अहेड। लेकिन पीछे वाले मोड़ पे पत्थर की दीवार थी, हटाई नहीं जा सकती इन रेलिंग्स की तरह। इस रेलिंग के स्क्रूज को देखो, ये नए हैं, लेकिन बाकी सारी रेलिंग्स के स्क्रूज पेंटेड हैं। ये रेलिंग नहीं लगाई गई। अगर मिस्टर बवेजा इतनी ही स्पीड से आ रहे थे कि रेलिंग्स को चीरते हुए निकल गए, तो सिर्फ यही टुकड़ा क्यों गया? इससे कहीं ज्यादा नुकसान होता। सिर्फ इसी रेलिंग को पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सर, ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस रेलिंग को हटाया गया है, गाड़ी को नीचे धक्का देने के लिए। पत्रों की तस्वीरें याद है श्री? राम नाइक के घर पे देखी थी। हाँ सर। बिना किसी बात के इतने सारे पत्रों की तस्वीरें क्यों लेता वो? पेट्रोल। शायद ये साबित करने के लिए कि ऊपर की तरफ से नीचे आते हुए पेट्रोल इन पत्थर पे गिर गया। लेकिन क्यों? शायद गाड़ी को जलाने के लिए। हो सकता है गाड़ी खुद ना जली हो, इसलिए इस पे पेट्रोल छिड़का
और उसके बाद इसे जलाया गया। इसका मतलब कोई बवेजा को यहाँ लेकर के आया, गाड़ी के साथ नीचे धक्का दिया और फिर गाड़ी में आग लगा दी। चल ठीक है सर, बस के चोला मिल गया है। इसे पांडव ने देखा था, उसका नाम शमशेर अहमद है। भाई करीम ने कल उस लौंडे को इसी होटल में देखा था। रात रुका और सवेरे निकल लिया। अकेला था या उसका कोई और भी था? नहीं भाई, उसके साथ एक बुरखे वाली भी थी। लिख रहा था। सलाम भाई। सर शमशेर रेगुलर कस्टमर है सर। महीने में 2-3 बार वो इस औरत के साथ यहाँ आते हैं। इस औरत के साथ उनका क्या संबंध है मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या सर? पॉज करो इसे। इस हाथ पे जूम करो। ये रोमिला है, रजत की फियांसे और शमशेर की शायद गर्लफ्रेंड या बीवी। रजत शंकर जैसे अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसा हड़पना इन दोनों का धंधा होगा। आर यू श्योर रावते? हाँ राठौड़, अंगूठी देखो इसकी। कुछ याद आया इससे पहले कहाँ दिखी? हाँ, ये तो वो एंगेजमेंट रिंग है जो फ्रेम वाली फोटो में थी। एग्जैक्टली श्री। पागल है क्या? मिलने का अभी क्या अर्जेंट है रे? ठीक है आता है मैं। रोमी ये सब क्या है रे? शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया है, अक्खा प्लान का वाट लगा देगी तू। मुझे माफ कर दो। मेरे को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग पहले से जानते थे सब कुछ। आ गया, चल भाग के दिखा। चल खड़ा रहे। रूबिला हमें पहले ही बता चुकी कि तुम दोनों ने मिलकर रजत को फंसाने का क्या प्लान बनाया था। पहले शादी, फिर डिवोर्स और उसके बाद प्रॉपर्टी का 50-50। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे मार डाला। नहीं, मैंने उसको नहीं मारा। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तो उसका मर्डर होते हुए देखा है। What? क्या देखा तूने? रोमी ने मेरे को बताया कि उसने अपने सास ससुर को बात करते हुए सुना है कि उसका ससुर उसके पीछे कोई डिटेक्टिव लगा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि वो डिटेक्टिव मामले की किस तह तक जा सकता है। और उसके बाद तुमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो फिर कोर्ट में सबके सामने क्यों आ गए? हाँ, मैं गया था कोर्ट में उसके पीछे, उसके बाजू में खड़ा था, पर वो ही घूम के मुझसे पानी मांगा। वही इधर उधर की टाइम पास बातें करने लगा। कोर्ट के बाद 15 दिन तक मैं उसका पीछा किया, और उस रात गली में भी मैं उसका पीछा किया।
मर्डर के चार्जेस नहीं, तुम जेल जरूर जाओगे। छोटू सर, गिरफ्तार करो इसे। चलो आओ बाहर। सर, मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं। तो फिर मुझे बताए कि हमें कहाँ जाना है। प्रोसीजर के मुताबिक जब हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो अकेले रहते हैं, तो हमने सिर्फ आपको और आपके पति को कांटेक्ट किया। लेकिन इस वक्त इस घर की तलाशी लेना जरूरी है। क्यों? कि आपके पिता की मौत के बाद किसी ने भी इस घर को खोला? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये किसकी है? ये पापा की थी। बिजनेस की परेशानियों की वजह से उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन ये अच्छी नींद आने के लिए नहीं ली गई। व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो राठौर, 1 महीने पुरानी है। इसका मतलब इनके पिता ने ये हाल ही में खरीदी। हाँ, एक्सीडेंट के 1 हफ्ते पहले ही मैंने ही खरीद के दी थी। फिर ये खाली कैसे? हो सकता है शायद गिर गई हो, पर पापा ने मुझे कुछ बताया नहीं। वैसे उनकी सारी दवाइयां मैं ही खरीदा करती थी। वहां कोई पौधा था? हाँ हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि खिड़की के पास अभी भी उस पौधे का निशान है। तुलसी का पौधा था। मेरी माँ ने उसका बीज बोया था। पापा रोज पानी देते थे इसे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे ये दिया था। क्यों? आपको क्यों दिया? कह रहे थे बिजनेस में टेंशन बहुत है, शायद पानी देना भूल जाए। और कब दिया था? एक्सीडेंट से 1 दिन पहले। आपके पिता ने वो इकलौती चीज जो उन्हें आपकी माँ से जोड़े रखती थी आपको दे दी, और दवाई की एक खाली बोतल। बात साफ है कि मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। क्या क्या कह रहे हैं आप कि पापा ने खुद ही सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली और घाट पे जाके गाड़ी गिरा दी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी मौत यहीं से घर में हो चुकी थी। उसके बाद किसी ने उनके शरीर को उठा के गाड़ी में डाला और घाट पे से जाके गाड़ी गिरा दी, ताकि सबको लगे कि वो एक दुर्घटना है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आत्महत्या के केसेस में पैसे नहीं देती। इंश्योरेंस के पैसे पहले ही मुझे मिल चुके हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। मैं तो ऑफिस में थी जब मुझे ये एक्सीडेंट की खबर मिली। पर आपके पति? क्या? हमने क्रॉस चेक करवाया था, उस रात आप ऑफिस में ही थी। पर आपके पिता की मौत के बारे में आपको आपके पति ने ही बताया था ना? उन्होंने ही आपको कहा कि आपके पिता गौतम से मिलने के लिए नासिक गए। लेकिन सच ये है कि गौतम टर्की में है, और आपके पिता ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आपके पति ने आपसे झूठ क्यों कहा? आपको इंश्योरेंस के पैसों में इंटरेस्ट हो ना हो मैडम, लेकिन आपके पति को डेफिनेटली है। यकीन मानिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। जानता हूं, तुमने सिर्फ आत्महत्या को दुर्घटना साबित किया है। और जब राम नाइक को इसके बारे में पता चला तो तुमने उसे भी जान से मार डाला। मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई खून नहीं किया है। और ना ही ये प्लान तुम्हारा था। ऐसा अच्छा प्लान एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर की नॉलेज के बिना मुमकिन ही नहीं था। और ऐसे एक्सीडेंटल केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफआईआर के नहीं देते। लेकिन जब मैंने मिस्टर बवेजा की रिपोर्ट चेक की तो ना तो उसमें एफआईआर था और ना ही पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट। एंड नॉट सो सरप्राइजिंगली, उनका पोस्टमार्टम कराया ही नहीं गया था। वहां रिपोर्ट तो थी,
लेकिन वो बदली जा चुकी थी और इस सब में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे पुराने साथी मिस्टर यशेश त्रिवेदी ने। क्या? फिर वही आदमी था जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी तरह जानता था और इंश्योरेंस कंपनी के लॉस तो उससे अच्छी तरह रटे हुए हैं। ये सारा जाल उसी ने बुना है। अब आगे तुम बताओगे या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल उस दिन मैं पापा को उस हालत में देख के घबरा गया था। पापा, 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 ओह माय गॉड, ये क्या किया इसने? तुम्हें तो अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बिजनेस तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, अब इंश्योरेंस के पैसे भी हाथ से निकल गए तो। एक बात बता, शिखा के आने में वक्त है ना अभी? पुराने दोस्त के परिवार के दुख सुख में अगर दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर वो दोस्त ही क्या। इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे वो आधे आधे। कोई दिक्कत तो नहीं है? गाड़ी में तो आग ही नहीं लगी। बॉडी की ऑटोप्सी हुई तो 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। और आग लग गई तो भी तो ऑटोप्सी होगी। वैसे ऑटोप्सी के केसेस में फैमिली से पूछा जाता है कि अगर उनमें किसी पे शक है तो ही ऑटोप्सी होती है। एक काम करते हैं, इसके सारे शरीर को जला देते हैं। राम नायक के लैपटॉप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया तुमने, उसकी रिपोर्ट्स बदल दी। मर तो वो पहले ही चुका था। मैंने सोचा पैसों से कुणाल का कुछ फायदा हो जाता। फायदा? तुम सिर्फ अपना फायदा करना चाहते थे मिस्टर यशेश त्रिवेदी, वरना वो 50-50 की बात नहीं करते। तो बाद में राम नायक को मारते हो तो तुम्हारा हाथ भी नहीं कांपा होगा ना? मैं डर गया था। जानता हूं, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो कुछ नहीं जानता था तुम्हारे पास आया और हंस के बोला कि उसको इनाम का हिस्सा चाहिए। इनाम का हिस्सा? एक इन्वेस्टिगेटर अगर क्लेम को गलत साबित कर दे तो उसे उस क्लेम का 1% पैसा मिलता है। ये वही पैसा है जिससे राम मालदीव्स में छुट्टी बनाना चाहता था। राम नायक की रिपोर्ट का इशारा कुणाल की तरफ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था इन सब में तुम शामिल हो, इसलिए वो सारी की सारी रिपोर्ट लेके तुम्हारे पास आ गया। और अगर वो रिपोर्ट दे देता तो पुलिस सीधा कुणाल के पास जाती और कुणाल अपना मुंह खोल देता और
उसके बाद तुम मिस्टर यशेश त्रिवेदी, वाइस प्रेसिडेंट मुंबई ब्रांच ILI, तुम्हारी बाकी की जिंदगी कटती जेल में। कहां तुम अब जाओगे? छोटो सर, गिरफ्तार करो इसे। I'm sorry, शिखा। लालच में आके आदमी सिर्फ इंसानियत नहीं, ये भी भूल जाता है कि जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ता है और कानून उसी के सहारे हमेशा मुजरिम के आगे खड़ा हो जाता है। खराब काम की शुरुआत तो खराब होती ही है, लेकिन अंत और भी बुरा होता है। यस सर, आप क्विकली वो पेपर देना। मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। हाँ सर। हाँ सर, एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। अविनाश, बस आप। हे, क्या हुआ यार? तू इतना उदास क्यों है? ओह, कल सानिया की अतुल के साथ सगाई होगी इसलिए? ऐसा नहीं है यार। अगर ऐसी बात नहीं है तो कल सानिया के सगाई की पार्टी में आप क्यों नहीं आए? सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता, समझे रोहित? And what's that? What? सानिया के लिए गिफ्ट? कुछ नहीं यार, बस रोहित यार, मुझे लगता है कि मुझे सानिया की सगाई में जाना चाहिए था। बस यार इसी तरह सब कुछ ठीक रहे, बस। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, सारे प्रेजेंटेशन लेके मेरे कैबिन में आ जाओ। हेलो। हाय, तुम कल सगाई की पार्टी में क्यों नहीं आए यार? सॉरी यार, एक्चुअली कल अर्जेंट काम था, सोचा था कि लेट से आ जाऊंगा, लेकिन बाय द वे मेरा प्रेजेंटेशन तैयार है। आई नीड टू चार्ज माई लैपटॉप।
सर, ये रोहित इन तीनों के सबसे करीब था। ये लैपटॉप बैग अविनाश का है। और ये फोटोग्राफ सानिया का। अविनाश सानिया से बहुत प्यार करता था सर, लेकिन सानिया अतुल से प्यार करती थी। इनफैक्ट कल शाम को सानिया और अतुल की सगाई हुई थी। इसकी वजह से अविनाश बहुत अपसेट रहने लगा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि अविनाश इतना बड़ा कदम उठा सकता है सर। इतना बड़ा कदम मतलब? जी, मुझे लगता है अविनाश ने ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। वो गिफ्ट बैग भी अविनाश ही लेके आया था सानिया के लिए। शायद बॉम्ब इसी गिफ्ट में था। श्री, छोड़ो, ले जाओ इसे। लेकिन बॉम्ब उस गिफ्ट में नहीं था। शायद इस दीवार में लगाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी दीवार पे। दीवार में काफी बड़ा छेद भी बन गया है। इसका मतलब एक्सप्लोसिव को इसी में फिट किया गया है। श्री, श्री, बॉम्ब इस स्विच से कनेक्टेड था। स्विच ऑन हुआ और टिन के डब्बे। मुझे लगता है बॉम्ब इन डब्बों में रखा गया था। श्री, आयशा, इस ऑफिस में जितनी भी काम की चीजें हैं सबको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजो। राइट। बॉम्ब इलेक्ट्रिक सर्किट और बारूद से बना है। अक्सर फिल्मों में ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है। इस पेपर से उस बॉम्ब को लपेटा गया था। कुछ टुकड़े ऐसे हैं। सचिन के 100वें शतक की डिटेल्स हैं इस अखबार के टुकड़े में। सचिन ने अपना 100वां शतक मारा था 16 मार्च 2012 को। जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स छपी होंगी अगले दिन के अखबार में, यानी 17 मार्च 2012। ये अखबार का टुकड़ा 17 मार्च 2012 का है। लेकिन इस अखबार की तारीख देख के ये अंदाजा लगाना है कि बॉम्ब उस तारीख को लगाया गया था, इट डजंट काउंट, क्योंकि हो सकता है कि अखबार पुराना हो। मुझे लगता है ये काम अविनाश का ही है। अतुल और सानिया केबिन के अंदर जाने से पहले अविनाश ने रोहित से कहा, सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता। तो इसलिए तुम्हें लगता है कि अविनाश ने बॉम्ब लगाया और उन दोनों को मार दिया? एग्जैक्टली। तभी तो वो कल रात सगाई की पार्टी में नहीं गया था। उस वक्त तो केबिन में बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। एक शाम में दीवार रोतना, ईंटें गिराना, बॉम्ब फिट करना और उसके बाद ईंटें लगाकर उसे सीमेंट लगा के पेंट करके सुखाना। इससे ऐसा लगे कि उस दीवार को कभी छुआ ही नहीं गया। ये एक शाम का काम नहीं आया सर।
दीवार में बॉम्ब फिट किया गया। फिट करने के बाद उसे हरे रंग से पेंट किया गया। ये तुम कैसे कह सकते हो? उस दीवार पे हरा पेंट कहीं था ही नहीं। उसी अखबार के टुकड़े से रातोड़। जाहिर सी बात है, पेंट करते हुए कुछ पेंट इस अखबार पे भी गिर गया। छोटू सर। आयशा, पता करो कि उस ऑफिस की दीवार हरे रंग की कब थी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस पूरे ऑफिस में हरा रंग कहीं नहीं था। राइट सर। श्री सर, जितने भी लोग फिल्म लाइन में ये इस तरह के बॉम्ब बना के सप्लाई करते हैं, उन सबको इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। ओके सर। सर ऐसे बॉम्ब सतपाल जी बनाते थे, जो इस काम में मास्टर थे। जैसा ब्लास्ट चाहिए वैसा ब्लास्ट मिल जाता था। थे मतलब? सर, सतपाल जी अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बॉम्ब में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ तुम्हारे सतपाल भाई बना सकते थे? बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है सर, सभी एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे के काम को पहचानते हैं। सतपाल जी का नाम था, उनके साथ सभी एक्सीडेंट एक्टर ने काम किया है। और साहब उनका बेटा ब्रिजेश भी अब्बा बनाता है। छोड़ो सर। इन सब की डिटेल्स लो और छोड़ दो इन्हें। जाओ। जी सर, चलो। सर, मैंने ब्रिजेश को भी बुलाया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। What do you mean by पता नहीं? पता नहीं तो पता करो श्री। ओके सर। जब से हमने ये ऑफिस लिया है तब से इसके इंटीरियर से इसके सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। और कलर? नहीं, सेम। तुम्हें कैसे पता? मैम, क्योंकि मैं यहाँ डे 1 से काम कर रहा हूँ। कब लिया था ये ऑफिस? 21 जून 2012 से। हाँ, अगर उससे पहले इसके सेटअप में कुछ चेंजेस होंगे या कुछ अलग होगा तो आई डोंट नो दैट। हो सकता है जिस एजेंट से इन्होंने ऑफिस लिया था शायद उसे पता होगा कि यहाँ पे पहले कौन था और इन दीवारों का रंग हरा था या नहीं। काका, ये सतपाल भाई का घर कौन सा है? वो देखो सतपाल भाई का लड़का है वहाँ पे, ब्रजेश। वो देखो 3 नंबर में। ब्रिजेश, ETF। जी सर। सतपाल भाई के बेटे तुम ही हो ना? जी। तुम्हें आज ETF ऑफिस में बुलाया था, आया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे किसी जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना था सर, इसलिए नहीं आ पाया। हॉस्पिटल? क्यों, कोई बीमार है क्या? सर वो मुझे 3-4 महीने बाद अपना खून चढ़वाना होता है, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया की बीमारी है। एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है और उसका डोनर बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं नहीं आ पाया सर। वैसे बात क्या हुई? क्रेजी एडेंसी के ऑफिस के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूसरे बॉम्ब बनाने वालों का मानना है कि वो बॉम्ब तुम्हारे पापा ने बनाया होगा। क्या? सर मेरे पापा बॉम्ब बनाते थे, लेकिन वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो एक अच्छा इंसान थे सर। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद उनका काम तुम ही संभाल रहे हो, राइट? जी सर, वो एक फिल्म की शूटिंग मिली है, उसी के लिए जा रहा था। वैसे भी लेट हो रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं चलूँ सर? जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। जी। अब जाओ। पंडित जी, आप बता सकते हैं सतपाल जी कैसे इंसान थे? सतपाल जी तो एक नेक इंसान थे। उन्होंने किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दी। बेटा, और तो और हमारी चाल में सुख और दुख में सबके काम आते थे। पर देखिए ना, भगवान की मर्जी, उनको समय से पहले बुला लिया। बेटा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं चलता हूँ बेटा। यस सर, आई एम पिंटू। और ग्रीन कलर मिस्टर माथुर ने करवाया था, क्योंकि उनकी कंपनी का नाम भी ग्रीन वर्ल्ड था। PRO कंपनी है। थोड़े दिनों बाद मिस्टर माथुर आके मुझसे बोले उनको बड़ा ऑफिस चाहिए, तो मैंने इसी बिल्डिंग में उनको दूसरा ऑफिस बड़ा दिलवा दिया। सानिया और अतुल की एड एजेंसी को ये ऑफिस तुमने कब दिलवाया था? ग्रीन वर्ल्ड खाली किया, फिर कुछ दिनों तक हम वो ऑफिस खाली रहा, फिर आई गेस जून में उन्होंने ऑफिस लिया।
24 जून। या मिस्टर माथुर के नए ऑफिस का एड्रेस उसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे 701। ठीक है, तुम जा सकते हो। लड्डू चला घेऊन जा। मैं सतपाल भाई के बेटे ब्रिजेश और उनके एक पड़ोसी से मिलकर आया। सतपाल चौधरी बहुत नेक इंसान थे सर, लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी। ये सतपाल चौधरी की मौत कब हुई थी? 18 मार्च 2012। 18 मार्च। और जिस अखबार में वो बॉम्ब लिपटा हुआ था वो 17 मार्च का। सिर्फ इत्तेफाक? कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। बात तो है राउती, कुछ तो छूट रहा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये बॉम्ब सतपाल ने लगाया, और चलो हम साबित कर भी लेते हैं, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि उसने ये बॉम्ब क्यों लगाया था? ग्रीनवर्ल्ड के मालिक माथुर से। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको पता होगा कि जिस बिल्डिंग में आपका पुराना ऑफिस था वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। आपने अपने पुराने ऑफिस में दीवारों का रंग हरा करा रखा, खासकर उस कैबिन का जिसमें खन्ना बैठता था। उसकी कुछ खास वजह? हाँ, दरअसल मेरे सारे ऑफिस का रंग हरा ही होता है और मेरे सारे बिजनेस को खन्ना ही देखता था। क्या खन्ना की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत अच्छा आदमी था। तो फिर उसे मारने के लिए कोई उसके कैबिन में बॉम्ब क्यों लगाता? क्या खन्ना के साथ उसके कैबिन में कोई और भी बैठता था? नहीं, सिर्फ खन्ना। क्या खन्ना ने अपने कैबिन में कोई अलग से स्विच बोर्ड लगाया हुआ था? हाँ, लगवा रखा था। लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि आपके ऑफिस के बाकी सारे कैबिन्स में वायरिंग कंसील्ड वायरिंग होती है, यानी वो वायरिंग जो दीवारों के अंदर होती है, जो नजर नहीं आती। लेकिन उस पर्टिकुलर कैबिन में वायरिंग बाहर से भी। इसकी कुछ खास वजह? खन्ना अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए वो पंखा रखा करता था और वो स्विच बोर्ड उसी पंखे के लिए था। खन्ना आखिरी बार ऑफिस कब आया था? 16 मार्च को। और उसके बाद? 17-18 को ऑफिस बंद था। 19 को खन्ना आया ही नहीं। मैंने फोन मिलाया तो फोन बंद था और उसकी पत्नी निशा को फोन किया तो वो भी नहीं जानती थी कि खन्ना कहाँ है। क्या आप में से किसी ने भी खन्ना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, उसकी पत्नी निशा ने उसके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। मैंने भी कई बार पुलिस स्टेशन में फोन करके इंक्वायरी की, मगर कुछ पता नहीं चला और उसके गायब होने के बाद ये कैबिन बंद रहा। और आपने वो ऑफिस कब छोड़ा? 10 अप्रैल को। निशा के घर का पता? जी, किससे मिला आपको? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिस्टर खन्ना के बारे में कुछ सवाल करने हैं। जी पूछिए। जब मिस्टर खन्ना गायब हुए उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी माँ से मिलने नासिक गई थी। कब गई थी आप वहाँ? 15 मार्च की शाम को। मिस्टर खन्ना भी आपके साथ गए थे? जी नहीं, दरअसल उन दिनों हमारी बोलचाल बंद थी। क्यों? मेरी माँ बीमार चल रही थी। मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं करते। और तभी हमारा झगड़ा हुआ और मैं चली गई। जब 2 दिन तक उनका फोन नहीं आया तो मैं समझ गई कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैंने फोन किया तो उनका फोन बंद था। जब मैं घर लौट कर आई तो वो कहीं नहीं थे और उनके बॉस मिस्टर माथुर को भी मैंने फोन किया था, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। इनकी तारीफ? ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मिलने आए हैं। मिस्टर खन्ना के गायब होने की रिपोर्ट हमने पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला। मिस्टर खन्ना के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। आप कहीं जा रही थी? जी हाँ,
मंदिर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। राउते, मुझे लगता है ये सारी गड़बड़ इन दोनों ने मिलकर की है। एक औरत का पति इतने दिनों से गायब है और ये फिर भी इतनी नॉर्मल है। इन पे नजर रखनी होगी रातों। कुछ तो अजीब है। अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। उन्हें बोलो ये खन्ना की बीवी निशा पे नजर रखे। हाँ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ उठती बैठती है, सब कुछ। और ये भी पता करिए विक्रांत कौन है, उसके साथ क्या रिश्ता है इसका। जल्दी। राइट सर। श्री, मुझे खन्ना और निशा की सारी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड्स, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सब, और जल्दी। चल। फोन रिकॉर्ड्स 16 और 17 मार्च को खन्ना ने सबसे ज्यादा बातें इन 3 नंबरों पे की है सर, और वो भी रात को 2-2 घंटे तक। उसने 17 तारीख के शाम को भी वो इन 3 नंबरों पे फोन किया था। इनके नंबर्स हैं मिस्टर माथुर के ऑफिस में काम करने वाले 3 लड़कियों के साथ, गीता, दीप्ति और अर्चना। दिखने में तो खन्ना सीधा साधा था, लेकिन अंदर से था कुछ और ही। खन्ना मुझे प्रमोशन का दाना डाल रहा था। वो मेरे साथ, आप समझ रही हैं ना, हम लोगों ने खन्ना की शिकायत कई बार दामिनी मैम से की थी और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि वो बहुत जल्द उसे ऑफिस से बाहर करा देंगे। दामिनी कौन है? वो ऑफिस की सबसे पुरानी एम्प्लॉय है और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। हम लोगों को लग रहा था मिस्टर माथुर उनको ही अपनी जगह देंगे। पता नहीं ये खन्ना अचानक बीच में कहाँ से आ गया। ठीक है, थैंक यू, अब जा सकती हैं। कहानी की परतें धीरे धीरे खुल रही। खन्ना पेड़ के खाल में भेड़िया था जो ऑफिस में काम करने वाली कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसने और कई लड़कियों से ऐसा करने की कोशिश की और उनमें से किसी ने उसे मारने के लिए केबिन में बॉम्ब लगा दिया हो। लेकिन किसने? जो खन्ना बच निकला और मारे गए अतुल, अविनाश और सामने। शायद इस बारे में दामिनी से हमें कुछ पता चल सके। लड़कियों ने मुझसे खन्ना की शिकायत की थी और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं इस बारे में मिस्टर माथुर से बात करूंगी। क्या खन्ना ने कभी आपसे कोई इस तरह की बात की थी? जी नहीं, लेकिन मुझे लड़कियों की बात पे भरोसा था मैडम, क्योंकि एक लड़की झूठ बोल सकती, इन 3 थोड़ी ना बोलेंगे। क्या इन तीनों को छोड़ के खन्ना की किसी और के साथ कोई दुश्मनी? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन खन्ना बहुत ही लालची इंसान था। उसने मिस्टर माथुर के अलावा और भी कई लोगों से पैसे ले रखे थे। आए दिन ऑफिस में रिकवरी के लिए कर्जदार आ जाते थे, कभी कभी तो झगड़ा हो जाता था। मुझे लगता है इसीलिए शायद वो गायब हो गया। और आप खन्ना को कब से जानती थी? जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया। ठीक है, अब जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बॉम्ब ब्लास्ट के राज की चाबी खन्ना के पास है, उसे ढूंढना होगा। सर, मिस्टर खन्ना के अकाउंट से कल तक काफी बड़े बड़े अमाउंट्स विड्रॉ हुए हैं सर, मुंबई के काफी सारी एटीएम से। उसका क्रेडिट कार्ड भी यूज हुआ है। और उसका मोबाइल ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सर, शायद उसने सिम कार्ड बदल दिया है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उसका सिम कार्ड निकाला हो लेकिन हैंडसेट नहीं बदल पाया हो। राइट सर, हर हैंडसेट का एक IMEI नंबर होता है और उस IMEI नंबर से हम उस हैंडसेट को ढूंढ सकते हैं, भले उसके अंदर सिम कार्ड हो या ना हो। खन्ना फास्टफोन का कनेक्शन यूज करता था। फास्टफोन ने उस हैंडसेट मॉडल के बारे में बताया जो खन्ना यूज करता था। उस मोबाइल हैंडसेट कंपनी से मुझे खन्ना के फोन का IMEI नंबर मिला क्योंकि खन्ना उसका रजिस्टर्ड कस्टमर है। मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो खन्ना का नया नंबर मिल गया, अब इसका लोकेशन ढूंढना होगा।
बड़ा लेन में। इसका मतलब खन्ना अपने घर के आसपास कहीं है। और वो कहाँ है? ये रेड डॉट हमें उस तक पहुंचाएगी। सर, साइड में रोक दीजिए। सर, मोबाइल का लोकेशन यहीं पे दिखा रहा है, शायद खन्ना भी अंदर हो। देखिए निशा जी, किसी भी गुमशुदा आदमी का अता पता अगर 7 साल तक न चले तो तभी कानून उसे मरा हुआ मानती है। अब ऐसे में विक्रांत जी से शादी करना हो या मिस्टर खन्ना की जायदाद को कानूनन अपने नाम पे लिखवाना हो, इन दोनों कामों के लिए आपको 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। वकील साहब, इन्हें ये भी बता दीजिए कि 7 साल तक पैसे कैसे खर्चेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से पैसे विड्रॉ कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब ये सारी प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ जाए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसमें इंटरफेयर करने का किसी को भी हक नहीं बनता, फिर वो चाहे कोई ईटीएफ के ऑफिसर्स क्यों ना हो। अफसोस मैडम, आपकी पर्सनल लाइफ उस आदमी की जिंदगी के साथ जुड़ चुकी है जो गायब है। खन्ना कहाँ है? कितनी बार बता चुकी हूँ मैं आपको, मुझे नहीं पता है। और उसका मोबाइल मेरे पास। उनके गायब हो जाने के बाद पैसे मांगने वालों के कितने फोन आते थे, हर किसी को जवाब दे देकर मैं थक गई थी। मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैंने ये फोन यूज कर लिया। दीवार पे जो फोटो फ्रेम्स है, उनकी पोजीशन बदली है क्या? क्या कुछ काम करवाया था? जब से घर लिया है सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो फिर इस फोटोग्राफ में जो फ्रेम्स की पोजीशन है और दीवार पे फ्रेम्स की पोजीशन अलग क्यों? हो सकता है काम वाली ने सफाई करते हुए फ्रेम्स उतारे हों और लगाते वक्त उल्टे सीधे लगा दिए। खन्ना का फोन कहाँ मिला था आपको? कुछ दिन पहले उनकी गाड़ी से। और उसकी गाड़ी कहाँ है? घर के पीछे खड़ी है। जब से वो गायब हुए हैं तब से उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि मुझे और विक्रांत को ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, निशा के साथ नीचे जाके गाड़ी चेक करो। राइट, चलिए। काम वाली फोटो की अदला बदली तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं जो यहां हुआ है। खन्ना की फोटो फ्रेम में जो फ्रेम ठीक उसके पीछे, वो एक वाइट डैफोडिल की, लेकिन यहां तो कुछ अलग ही है। अगर किसी कारणवश या किसी भी वजह से दो तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं या दो तस्वीरों को बदला जाता है, तो सिर्फ उनकी जगह बदलती है, उनकी ओरिएंटेशन नहीं। खन्ना की फोटो के हिसाब से दो फ्रेम्स इस तरह नीचे की तरफ लगी, लेकिन असल में ये तस्वीरें ऐसे लगी। समझे या समझाऊं? बॉडी यहाँ कैसे आई? मैं नहीं जानती हूँ ये सब क्या है।
ये तो इसके जिम के लॉकर की है। फाइन, जिम में तो मेरे हस्बैंड जाया करते थे। मतलब ये खन्ना की बॉडी है। आयशा, पता करो इसके लॉकर में क्या है। और तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। डुडू, अलग उनसे। तुम्हें शक कैसे हुआ राउते कि उस दीवार के पीछे किसी लाश को चुनवाया गया है? दीवार पे लगी फ्रेम और टेबल पे पड़ी फोटोग्राफ देख के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और विक्रांत हमसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद उस दीवार पे मैंने लाल चींटियों को चढ़ते हुए देखा। ये लाल चींटियां अक्सर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं रातों को, तो मुझे शक हुआ कि उस दीवार के पीछे लाश हो सकती है। और जब दीवार तोड़ी तो शक सही निकला। अब देखना ये है कि उस लॉकर के अंदर ऐसा क्या है। लॉकर खाली है सर। ओह माय गॉड, ये तो दामिनी है। मतलब खन्ना ने दामिनी को भी। इस कैलेंडर पे जूम करो सब। – 2003 का कैलेंडर। इसका मतलब खन्ना ने दामिनी को 10 साल पहले फंसाया था, और इस हिसाब से ये सीडी भी 10 साल पुरानी है। लेकिन अगर दामिनी खन्ना को 10 साल से जानती थी तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो उसे माथुर के ऑफिस में मिली? जी सर, ये सही है कि मैं मिस्टर खन्ना को पिछले 10 सालों से जानती हूँ, क्योंकि मैं तब दिल्ली से मुंबई नई आई थी जॉब की तलाश में, और खन्ना दिल्ली में मेरे घर के पास ही रहता था। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो किसी अच्छी कंपनी में मेरे लिए काम देखेंगे। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कंपनी में एक अच्छे जॉब की ऑफर लेकर आया। बैठो। अरे बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा हूँ। हाँ, मुझे बेहोश करके मेरा फायदा उठाया, और उसके बाद बार बार मुझे घर बुलाने लगा। मैं तंग आ गई थी, लेकिन फिर वो दुबई चला गया और मुझे मिस्टर माथुर की कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के कुछ दिन बाद ही वो हमारी ऑफिस में आ गया, हम सबका बॉस बनकर। और फिर जब उसने तुम्हें दोबारा देखा और ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो तुमने उसे जान से मार दिया? जी नहीं, उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही मैंने उसे धमकी दे दी थी। इनफ सर, खबरदार जो दोबारा आपने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की, वरना मैं पूरे ऑफिस में सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि 10 साल पहले आपने मेरे साथ क्या किया था, और ऐसा नहीं हो कि आपको जेल की हवा खानी पड़ जाए। उसके बाद उसने कभी ऐसी कोई हिम्मत नहीं की। उसका खून मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानती। हेलो। ओके, लैब से फोन था। बॉडी पे किसी और के खून के ट्रेसेस भी पाए गए, शायद उन्हीं के। सर, रात होने को है, और वैसे भी सूरज ढलने के बाद
इन्वेस्टिगेशन के लिए आप किसी भी महिला को यहाँ नहीं रोक सकते। मुझे घर जाना है। ठीक है, अब जा सकते हैं। थैंक यू। सर, खन्ना की जो बॉडी मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खन्ना की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी, लेकिन उसके कपड़ों पर उसके खुद के खून के अलावा किसी और इंसान का खून भी था। इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है वो ये है कि वो ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, बॉम्बे OH। बहुत कम लोगों का होता है। बॉम्बे OH? मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बॉम्बे OH है। सर, बॉम्ब बनाने वाला सतपाल चौधरी, उसके बेटे का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है। What? हो सकता है खन्ना को उसी ने मारा हो और ये बॉम्ब भी उसी ने रखा हो, लेकिन ब्रिजेश ऐसा क्यों करेगा? श्री, मुंबई में जितने भी बॉम्बे OH ब्लड डोनर्स हैं, सबके नाम पता करो। ओके सर। सर, बॉम्बे OH ग्रुप में सिर्फ 25 डोनर है मुंबई में, और उनमें से एक नाम है दामिनी। राइट? लेकिन आपको कैसे पता? जब उस दिन तुम सतपाल के घर गए थे, तुमने बताया कि वो अपने बेटे के साथ अस्पताल गया खून चढ़वाने, और जब हम उस रात माथुर के ऑफिस गए तो हमने देखा कि दामिनी के हाथ में वही सर्जिकल पट्टी है जो डॉक्टर्स ब्लड डोनेशन के बाद पेशेंट के हाथ पे लगा देते हैं। इसका मतलब सतपाल के बेटे सतपाल और दामिनी के बीच में कोई ना कोई कड़ी तो जरूर है। ये वही कड़ी है जो खन्ना के खून का सबूत भी है। बस एक बार ये कड़ी जुड़ जाए, उसके बाद उस हत्यारे के हाथ में हथकड़ी बहुत जल्द होगी। किससे मिलना है साहब? दामिनी से। वो जा रही है गाड़ी। हमारा ब्लड ग्रुप एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। 17 मार्च को जब खन्ना गायब हुआ, तुमने सतपाल भाई को फोन किया। खन्ना के कपड़ों पे जो दूसरा खून था वो बॉम्बे OH ही था, और DNA टेस्ट ये साबित भी कर देंगे मैडम कि वो खून आप ही का था। सतपाल भाई के बेटे ब्रिजेश का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH ही, उसको तुमने अपना खून देके कई बार बचाया है, और इसी एहसान का बदला सतपाल ने आपकी बात मान के चुकाया जब उसने वो बॉम्ब खन्ना के कैबिन में रख दिया। दामिनी, खन्ना का खून तुम ही ने किया। हाँ, मैंने खन्ना का खून किया। जब गीता और दीप्ति ने मुझसे उसकी शिकायत की तो मैं समझ गई कि उन दो लड़कियों के साथ भी वही कर रहा था जो 10 साल पहले उसने मेरे साथ किया। बेचारी मासूम लड़कियों का क्या कसूर था? क्यों कर रहा था वह ऐसा? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। सतपाल भाई रिश्ते में मेरे चाचा लगते थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरा इकलौता बेटा ब्रजेश तुम्हारी वजह से इस दुनिया में जिंदा है। फिक्र मत करो बेटा, उस कमीने को तो जीने का हक ही नहीं है।
जैसे ही खन्ना फैन ऑन करेगा उस कमीने की लाइफ ऑफ हो जाएगी। उस रात जब मैं ऑफिस से घर जा रही थी तभी दीप्ति ने मुझे फोन किया। दामिनी दीदी, दीप्ति, खन्ना ने मुझे घर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। किसी तरह मैं किसी कमरे में छुप आई हूँ और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। प्लीज दीदी जल्दी आ जाओ। दीप्ति तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं भी आ रही हूँ। पास नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ तुम्हें। मेरी बात मान ले, तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। आजा, प्यार कर ले, प्यार कर ले। दीप्ति, खाना छोड़ो सब। दीप्ति, खाना छोड़ो इसे। ये बचा लो ये। दीप्ति, तू ठीक तो है ना? तू बचा लो दीप्ति। तू जा, मैं देखती हूँ। देख दामिनी, तुम हम दोनों के बीच में मत हो। मुझे बचा लो। तू जा, मैं देखती हूँ उसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? खन्ना, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। तुमने बहुत गलत किया दामिनी। मैंने क्या किया और क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। वो लड़की तो चली गई, वो नहीं तो तू से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे वरना मैं मार दूंगी। खन्ना छोड़ो मुझे, खन्ना। मैंने चाचा को फोन किया। चाचा मैंने अभी अभी इस हैवान को इसके घर पे मारा। बेटा तुम फौरन उस जगह से निकल जाओ। मेरा तो खून हो गया। तुम हाँ तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा अपना बेटा। इसके लाश को ठिकाने लगा दूंगा और ऑफिस में लगा बॉम्ब भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा। चलिए, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में चाचा की मौत हो। और तुम्हें लगा कि सतपाल भाई ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद उस बॉम्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3 लोगों की जान चली गई। कानून से मदद लेने के बजाय तुमने कानून अपने हाथ में लिया, और अगर हर एक इंसान कानून तुम्हारे तेरे हाथ में लेने लगा तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। गुनाहों की सजा देने के लिए कानून बनाया गया है और हर एक इंसान को उस कानून की इज्जत करनी होगी, उस कानून के दायरे में रहना होगा। मुजरिमों के साथ हमें कोई हमदर्दी नहीं है। आयशा, अरेस्ट करो इसे। चलिए, चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।